Hello everyone, this is welcome back to YouTube channel Corporate। बात करेंगे इसका जो है ये प्रवर्तन तिथि या लागू तिथि इसको कहते हो। ठीक है, अगर देखिए सीआरपीसी में तो टोटल जो चैप्टर हैं टोटल 37 चैप्टर हैं और टोटल सेक्शन की बात करें तो 484 सेक्शंस उसमें हैं। ठीक है, देखो जो सीआरपीसी है वो कह रहे कि कहाँ पे पूरी मतलब जम्मू कश्मीर में भी अब 31 जो है अक्टूबर 2019 से लागू हो चुका है। ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ पे कुछ अगर स्टेट्स की कुछ ट्राइबल एरिया को छोड़ दिया जाए तो सभी जगहों पे लागू हो। जैसे वही चीज़ हमको याद रखना कि कौन कौन से चैप्टर नहीं लागू होते हैं और किन किन जगहों पे। जैसे नागालैंड ट्राइबल एरियाज़ को छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है चैप्टर 8, 10 और 11, ठीक है, ये 3 चैप्टर के प्रोविज़न जो है यहाँ पे लागू नहीं होंगे। ठीक है, ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि चैप्टर और किस जगह से किस जगह पे लागू नहीं होंगे, ये दोनों याद रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है 4th पॉइंट में देखते हैं रीज़न फॉर नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सम प्रोविजन सीआरपीसी स्टेट ऑफ नागालैंड हैव बीन स्टेटेड सुप्रीम कोर्ट। तो किस में बताया गया कि ये जो है कुछ जो है चैप्टर यानी कि 3 चैप्टर या कुछ सेक्शन जो है लागू नहीं होंगे। तो ये जो है नागालैंड वर्सेस रतन सिंह के मामले में जो ये बताया गया था। ठीक है, तो आपको याद रहना चाहिए कैसे ट्रिक है इसका, नागालैंड समझ लेना तो यह नागालैंड यूज हुआ है। ठीक है, रतन सिंह के मामले में जो ये किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर जो सीआरपीसी है वो उस किस लिस्ट में आता है, हमको पता है कि स्टेट लिस्ट और उसके बाद सेंट्रल लिस्ट और एक होता है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये जो है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, यानी कि सीआरपीसी में जो है स्टेट सेंट्रल के साथ साथ जो स्टेट भी इस पर जो है अमेंड वगैरह कर सकता है। ठीक है, कानून बना सकता है। इट कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ एनी स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं यूनिक फीचर क्या है। तो कह रहे हैं कि सीआरपीसी इज अ सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, ये इसकी यूनिक फीचर है। ठीक है, तो एक देखो यहाँ पे क्रिमिनल जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट बिल 1994 वाज पास्ड बाय लोकसभा, कब ये पूछा जाता है क्वेश्चन, तो 5/5/2005 को जो है ये पास किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो है एक 2005 में जो प्रोसीजर अमेंडमेंट था वो 23/6/2006 को जो है इन्फोर्स हुआ था। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं एक 2013 का जो अमेंडमेंट है वो 3/2/2013 को जो है ये इफेक्ट में आया था। ठीक है, अब कह रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अफेंस जो है अगर देखा जाए तो कहाँ पे है, जो इसके अंदर शेड्यूल दिया है सीआरपीसी में वहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कुछ डेफिनेशन चीज़ें देखते हैं। डेफिनेशन क्लॉज से सेक्शन 2A जो कि बात करता है अवेलेबल ऑफेंस की, ये बताता है कि ऑफेंस विच इज सोन इन अवेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल, यानी कि अवेलेबल ऑफेंस क्या होता है, जो फर्स्ट शेड्यूल सीआरपीसी में दिया हो या जिसे अवेलेबल बनाया गया हो किसी भी अदर लॉ में। ठीक है, तो हम ऐसे को जो अवेलेबल ऑफेंस कहेंगे जिसे जमानती अपराध के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसी में जो है नॉन अवेलेबल ऑफेंस की बात करता है जिसे अजमानती अपराध के बारे में कहते हैं। तो कह रहे कि जिनके मामले में बेल नहीं ग्रांट किया जाता है तो वो सारे जो है क्या कहलाते हैं, नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस कहलाते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2C में दिया गया है, आपको याद होना चाहिए। ऑफिसर में अरेस्ट एक्यूज्ड विदाउट अ वारंट, यानी कि ऑफिसर कोई भी जो है वो बिना वारंट के अगर गिरफ्तार करता है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। एंड कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट सीकिंग द परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट, बिना परमिशन मजिस्ट्रेट के जो है वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल जो कि 2L में बताया गया इसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे मजिस्ट्रेट के परमिशन प्रायर परमिशन लेने के बाद ही वो इन्वेस्टिगेट करेगा और विथ और वारंट ही गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, इन सीआरपीसी द नेचर ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इज अवेलेबल एंड सिंपल। ठीक है, याद रखना। कंप्लेंट जो है 2D में बताया गया है, सेक्शन 2D में। ठीक है, और ये एलिगेशन हमेशा जो है राइटिंग या ओरल भी हो सकता है। ठीक है,
उसके बाद कंप्लेंट जो है कैन बी मेड कॉग्निजेबल और नॉन दोनों हो सकता है। और यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट जो कि सेक्शन 2R ऑफ द CRPC में बताया गया है वो कंप्लेंट नहीं है, ठीक है। और ये हमेशा कंप्लेंट जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष होगा। जो है टर्म इंक्वायरी जो है 2G में बताया गया है, आपको याद रहना चाहिए। इंक्वायरी का मतलब ये होता है जो है ट्रायल के पहले की ये परिस्थिति होती है, CRPC मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा किया जाता है, जो है उसके आदेश पे ही किया जाता है। इंक्वायरी हमेशा जो है फ्रेमिंग चार्ज से पहले की उसको कंडक्ट किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन हैज़ बी डिफाइंड द 2H में इन्वेस्टिगेशन को बताया गया है। और इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड विद ऑब्जेक्ट टू कलेक्ट द एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। एंड मजिस्ट्रेट कैन नॉट बी इंटरफेरेंस, मजिस्ट्रेट इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, ये पुलिस ऑफिसर के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो मजिस्ट्रेट अथॉराइज करे उनके द्वारा जो है ये इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है। फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है कहाँ से, तो इन्वेस्टिगेटिंग इज कंप्लेंट FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको कहते हैं जो है जिसे प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्रथम सूचना प्रतिवेदन के नाम से जाना जाता है, जिसे सेक्शन 154 ऑफ द CRPC में बताया गया है, ठीक है। द टर्म ऑफेंस हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द 2N में ऑफेंस के बारे में दिया गया है। पुलिस रिपोर्ट ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 2R ऑफ द CRPC बताया गया है। द टर्म पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, PP जिसको बोलते हो, 2U में बताया गया है, जिसका मतलब है कोई भी पर्सन अपॉइंट जो सेक्शन 24 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। वारंट केस सेक्शन 2X में बताया गया है, जिसका मतलब होता है कोई भी अफेंस पनिशेबल जो है विथ डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट टर्म ऑफ एक्सीडिंग 2 years, ठीक है। समन केसेस 2W में बताया गया है, जो वारंट केसेस नहीं है उसको बोलते हैं। और कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ऑफेंस है कोई ऐसा हो जो इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म ऑफ नॉट एक्सीडिंग 2 years, यानी 2 साल से ज़्यादा का जो है उसे इम्प्रिजनमेंट ना हो तो उसे समन केसेस कहते हैं वहाँ पे। विक्टिम डिफाइंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 2WA में, ठीक है। और विक्टिम किसे कहते हैं, ऐसा कोई पर्सन जो सफ़र कर रहा लॉस से या उसको कुछ इंजरी हुआ हो किसी व्यक्ति के एक्ट या ओमेशन से, तो ये ऐसे व्यक्ति को हम विक्टिम कहेंगे। तो विक्टिम में जो है गार्जियन और लीगल जो एयर्स होते हैं, ठीक है, उत्तराधिकारी होते हैं, वो भी आते हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंक्वायरी और ट्रायल दोनों इंक्लूड है। स्टेट गवर्नमेंट में भी नोटिफिकेशन डिक्लेयर द एनी एरिया ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना वो बता सकता है। बस ये आपको याद रखना है कि 1 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या अगर किसी भी क्षेत्र की है तो उसे जो है मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है राज्य सरकार घोषित कर सकता है। चिल्ड्रेन कोर्ट जुवेनाइल एक्ट 2000 एंड पंचायत अदालत आर नॉट द क्रिमिनल कोर्ट, तो ये दोनों क्रिमिनल कोर्ट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। सेक्शन 9 देखते हैं, जो कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है, वो किसके द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेब्लिश किया जाएगा ये बताता है। एन असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है, अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट, किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, सेक्शन 10 बताता है। हाई कोर्ट में अपॉन द रिक्वेस्ट द सेंट्रल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वो भेजेगा वहाँ से, और पोस्ट को होल्ड करेगा पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, सच एज मजिस्ट्रेट कॉल्ड द स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेक्शन। तो सीधे बताएगा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट SPM के सेक्शन से रिलेटेड, सेक्शन 13 से। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट शैल बी अपॉइंटेड फ्रॉम द टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 year एट द टाइम एज, तो 1 साल से अधिक के लिए नहीं इन्हें नियुक्त किया जाएगा, और जैसा कोर्ट जो है हाई कोर्ट डायरेक्ट करे वो बढ़ाया जा सकता है। लोकल जुडिक्शन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो ये कह रहा है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में होगा, ठीक है। और ये जो है हाई कोर्ट के कंट्रोल में होंगे, ये सेक्शन 14 जो है यहाँ पे बताता है। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मेक रूल्स यानी कि वो रूल बना सकता है। ऑर्डर फ्रॉम द टाइम टू कंसिस्टेंट CRPC डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस अमॉन्ग द सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो ये सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट से जो है ये क्या बोलता है कि वहाँ से जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो रूल बना सकता है या कोई भी स्पेशल ऑर्डर दे सकता है अपने से जो नीचे जो सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं उनको। सेक्शन 15 बताया गया है।
The number of the courts of judicial magistrate is not the district decided by the state government. तो नंबर ऑफ जो कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको डिस्ट्रिक्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट इज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ये सेक्शन 16 बताया गया है. अ पर्सन इज एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कह रहे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर में अपॉइंट हो सकता है. ये जो व्यक्ति 7 साल, ठीक है, या उससे ज़्यादा जो है 7 साल से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे जो अपॉइंट किया जा सकता है. अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है. स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, जो कि 10 साल या 10 साल से ज़्यादा जो है प्रैक्टिस कर रहा है, तो ये बता रहा है. स्टेट गवर्नमेंट इज authorized टू अपॉइंट अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर डिस्ट्रिक्ट. तो ये स्टेट गवर्नमेंट किसी भी जिले के लिए जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है नियुक्त कर सकती है. असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हमेशा जो है ये कहाँ पे दिया है, सेक्शन 25 को याद होना चाहिए. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन अपॉइंट अ पुलिस ऑफिसर एज एन असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट. तो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट के लिए पुलिस ऑफिसर को जो है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है डीएम नियुक्त कर सकते हैं. पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो हमेशा गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. डायरेक्टोरेट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 25A CRPC सेल्फ फंक्शन अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट. तो ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के अंतर्गत जो है काम करेंगे. सेक्शन 25A वाज इंसर्टेड कब, 2005 में इसको जो है समन्वित किया गया. एन ऑफिसर अंडर द IPC में ट्राई द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एनी अदर कोर्ट सच एज ऑफेंस सोन इन द शेड्यूल टू बी ट्राइबल, ये सेक्शन 26A बताता है. एनी ऑफेंस अंडर द एनी अदर लॉ, ठीक है, when the court mentions such law be tried be such court has been no court, so it mention may be tried the high court or the any other court. Any offense under any other law shall when a court is mentioned, ठीक है, अगर उसमें कोर्ट मेंशन है तो कह रहा है बी ट्राइड सच कोर्ट, तो उसको उसी कोर्ट के द्वारा जो है ट्राई किया जाएगा. नो कोर्ट इज मेंशन, अगर मान लो कोई जो है कोर्ट मेंशन नहीं है, तो कह रहे कि वहाँ पे ट्राई किया जाएगा हाई कोर्ट या किसी अन्य कोर्ट के द्वारा जो सच अपेंस ट्राइबल इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो ऐसे अपराध के लिए जो है फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया, ये 26B बताता है. ठीक है, 54 वाले ऑप्शन पे देखते हैं. 54 नंबर, एनी ऑफेंस नॉट पनिशेबल विथ डेथ, ठीक है, और इम्प्रिजनमेंट, अगर कोई ऐसा है कि डेथ और इम्प्रिजनमेंट से नहीं पनिश किया गया है फॉर लाइफ, तो कमिटेड बाई एनी पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा जो 16 वर्ष से क्या हो एज का हो, ठीक है, 16 वर्ष से कम एज का हो. व्हेन ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, जब उसको कोर्ट के पास लेके आया जाएगा, मे बी ट्राइड बाई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. तो कह रहे हैं कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट CGM के द्वारा जो उसको ट्राइड किया जाएगा. एनी अदर स्पेशल इम्पावर्ड बाई अंडर द चिल्ड्रन एक्ट 1960, या किसी अन्य जो है जज के द्वारा जो है इम्पावर्ड किया जाएगा, जो भी चिल्ड्रन एक्ट 1960 के अंदर जो है दिया गया है. ये सेक्शन जो है 27 में बताया गया है. ठीक है, याद रखना. ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाई कोर्ट में पास सेंटेंस्ड, ठीक है, अथॉराइज्ड बाय लॉ. तो जो हाई कोर्ट होगा वो सेंटेंस किसी भी ऑफेंस के लिए किसी पर्सन को देगा जो लॉ के द्वारा अथॉराइज हो वही. तो सेक्शन 28 ये बताता है. और सेशन जज एंड एडिशनल सेशन जज, ठीक है, में पास एनी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस पास कर सकता है जो लॉ के द्वारा अथॉराइज हो. बट डेथ सेंटेंस, अगर ये डेथ सेंटेंस पास करता है उसको जो है कोई भी जज, ठीक है, तो हाई कोर्ट से पहले कंफर्मेशन लेना जरूरी है. मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है. ठीक है, तो ये 56 आपको जो नंबर वाला लाइन है उसको ध्यान देना है. और इन कोई भी असिस्टेंट सेशन जज है तो मे पास सेंटेंस अप टू 10 ईयर्स, तो केवल वो 10 सालों के लिए ही जो है वो क्या कर सकता है, सेंटेंस जो है यानी कि सजा सुना सकता है किसी भी व्यक्ति को, मैक्सिमम 10 ईयर्स. ठीक है, याद रहना चाहिए. उसके बाद कह रहे हैं कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास सेंटेंस अगर CGM है तो कह रहे हैं 7 ईयर्स या कोई भी फाइन. ठीक है, याद रखना. असिस्टेंट सेशन जज के लिए
कोई भी 10 साल तक के कोई भी जो है सेंटेंस सुना सकता है। और अगर सीजीएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो मे पास सेंटेंस अंडर 7 ईयर्स, तो 7 ईयर्स के नीचे या कोई भी फाइन की सजा सुना सकता है। ये सेक्शन 29 में जो है दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के होते हैं, ठीक है, वो कब कितना सजा दे सकते हैं, तो 3 साल। ठीक है, और फाइन कहाँ तक, अप टू 10,000। ठीक है, ये जो है सेक्शन 29 बताता है। उसके बाद जो है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, तो ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 28 एंड 29 से क्वेश्चन बनता है, याद रखना। तो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जीएम सेकंड क्लास होते हैं, वो 1 साल की सज़ा सुनाते हैं और फाइन जो है 5,000 तक रुपए का हो सकता है। ठीक है, ये सेक्शन 29 बताता है। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन इज प्रोवाइड अंडर सेक्शन 30 क्लॉज 1। तो याद रखना, डिफॉल्ट ऑफ फाइन अगर रहेगा तो 30 क्लॉज 1 रहेगा। इसमें जो है मजिस्ट्रेट जो है 1/4 ऑफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट से कह रहा है कि विच मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट इनफ्लिक्ट। अब देखो ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो है यहाँ पे फाइन नहीं देता है, ठीक है, जुर्माना नहीं देता है, तो ऐसे केस में क्या होगा, कह रहे हैं कि जो वो जो है ना जुर्माना बदल जाएगा किसमें, जो है इम्प्रिजनमेंट में, यानी कि कारावास में बदल जाएगा। लेकिन जो है 1/4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो ये देख लेना, इंपॉर्टेंट है। द इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड इन डिफॉल्ट फाइन में बी एडिशन टू सब्सटेंटिव सेंटेंस अवॉर्डेड टू मजिस्ट्रेट फॉर द ऑफेंस। ये 30 जो है सबसेक्शन 2 है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ पर्सन, ठीक है, इज कन्विक्टेड ट्रायल ऑफ 2 मोर ऑफेंसेस, यानी कि 2 या 2 से अधिक जो है ट्रायल में वो कन्विक्ट किया गया है, द कोर्ट में भी सब्जेक्ट टू सेक्शन 71 आईपीसी। तो 71 आईपीसी में वो क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे जो है पनिशमेंट उसको मिलेगा। ठीक है, याद रखना, ये 31 क्लास 1 बता रहा है। इन केस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव सेंटेंस, मान लो बहु लगातार वो उन्हें उसको सेंटेंस किया गया है, तो पर्सन शैल नॉट बी सेंटेंस टू द इम्प्रिजन फॉर द पीरियड ऑफ लॉन्गर। तो कह रहे कि वो 14 साल से अधिक का जो है उसे सजा जो है नहीं दिया जाएगा। और नॉट एक्सीड ट्वाइस द अमाउंट पनिशमेंट विच इज कोड इज कॉम्पिटेंट टू इन्फ्लिक्ट द सिंगल ऑफेंस। तो किसी भी सिंगल ऑफेंस के लिए जो है कई बार उसको सजा नहीं दिया जाएगा, सेक्शन 31 क्लॉज 2 बताता है। पुलिस ऑफेंस सुपीरियर रैंक का अगर हो तो 10 टू, ठीक है, जो है आईओ में एक्सरसाइज, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लेवल का हो कोई, ठीक है, तो कह रहे हैं कि सेम पावर थ्रू आउट द लोकल एरिया, ठीक है, विच दे आर अपॉइंटेड द एक्सरसाइज सच ऑफिसर। ये 36 में बताया गया, इंपॉर्टेंट नहीं उतना। पब्लिक इज बाउंड असिस्ट द मजिस्ट्रेट और पुलिस रीजनेबली डिमांडिंग हिज एड 37। ठीक है, तो अगर कोई भी जो है मजिस्ट्रेट या कोई पुलिस ऑफिसर पब्लिक वो कोई सहायता मांगता है, तो पब्लिक जो है उसको उसकी सहायता करने के लिए बाउंड है, सेक्शन 37 बताता है। सेक्शन 39 प्रोवाइड द पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन, ठीक है, सर्टेन ऑफेंस टू गिवन टू द सच पुलिस ऑफिसर। अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए ये जो है बताता है सेक्शन 39। ठीक है, सेक्शन 41 की बात करते हैं, तो पुलिस ऑफिसर कैन बी अरेस्टेड पर्सन विदाउट इन ऑर्डर टू द मजिस्ट्रेट, ठीक है, एंड विदाउट वारंट। तो बिना ऑर्डर के और बिना जो है बिना वारंट के उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सेक्शन 41 जो है यहाँ पे बताता है। 41A जो पुलिस ऑफिसर के बारे में बता रहा है, 41A a police officer shall issue the notice directing a person against whom the reasonable complaint has been made by the uh, credible information been received or reasonable suspicion exit the committed cognizable offense to appear the before him or such places special। यानी कि ये नोटिस की बात कर रहा है ऐसे व्यक्ति को के विरुद्ध, ठीक है, डायरेक्ट करते हुए। इफ द पर्सन टू हुम नोटिस इज इशूड, 41 के तहत अगर नोटिस इशू हो गया है तो कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ नोटिस, द पुलिस ऑफिसर मे अरेस्ट हिम फॉर द ऑफेंस मेंशन इन द नोटिस। तो उसके नोटिस के टर्म तक जो है उस व्यक्ति को उस ऑफेंस के
तौर पे जो है गिरफ्तार कर सकता है। एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग द अरेस्ट, ठीक है, शैल इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्ट दैट हैज राइट टू हैव द रिलेटिव फ्रेंड टू नेम द मतलब अगर कह रहे किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर दिया गया तो उसका उस व्यक्ति को बताया जाएगा उसका कारण, ये वो चाहे तो बता सकता है किसी भी अपने रिलेटिव को या फ्रेंड को, ठीक है, ये सेक्शन 41B बताता है। स्टेट गवर्नमेंट शैल बी स्टेब्लिश द पुलिस कंट्रोल रूम, ठीक है, फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है पुलिस कंट्रोल रूम PCR जो है हर डिस्ट्रिक्ट में डेवलप करेगा, सेक्शन 41C बताता है, इंपॉर्टेंट है ये। When a person is arrested, अगर कोई व्यक्ति पर अरेस्ट किया जाता है, इंटरोगेट बाय द पुलिस, शैल बी इंटाइटल्ड टू मीट द एडवोकेट, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि उसे एडवोकेट से मिलने के लिए जो है दिया जाएगा, ये उसका अधिकार है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन के दौरान, सेक्शन 41D बताता है। एनी पर्सन इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर हैज committed or has been accused committing non-cognizable offense refused to give the name and residence may be arrested by the police officer। अगर कह रहे कोई व्यक्ति जो है उसके नाम पता पूछने पर जो है वो नहीं बताता है तो पुलिस ऑफिसर जो है क्या कर सकता है, उसको अरेस्ट कर सकता है। और प्राइवेट पर्सन मे बी अरेस्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 43 क्वेश्चन पूछता है कि कोई प्राइवेट पर्सन क्या किसी जो है कोई ऐसा व्यक्ति जो कॉग्निजेबल जो है उसके प्रेजेंस में कोई कमिट करता है कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस को, तो प्राइवेट पर्सन भी उसको क्या कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, ये सेक्शन 43 बताता है, ठीक है। मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है, या जुडिशियली मे हिमसेल्फ अरेस्ट द ऑर्डर, कर है कि किस सेक्शन में जो है, तो 44 में याद रखना कोई मजिस्ट्रेट भी उसको क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। नो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, ठीक है, कोई भी आर्मी का मैन है, ठीक है, जो है उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और एनीथिंग डन इन द डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी एक्सेप्ट द अटेनिंग द कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 100 पे उसको गिरफ्तार किया जा सकता है सेक्शन 45 में, जब तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आदेश न दे दे। इन सच केस जोगिंदर सिंह बस स्टेट ऑफ यूपी के मामले में ये देखा गया था, हेल्ड दैट इवन अ मैन नेसेसरी ड्यू टू द सर्कमस्टेंसेस में अरेस्ट वोमेन ड्यूरिंग डे नाइट, ठीक है। कह रहे कि इसमें ये बताया गया था कि औरत को वैसे तो कह रहे कि यहाँ पे जोगिंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में हेल्ड किया गया था, इवन अ मैन इफ नेसेसरी, ठीक है, अगर नेसेसरी हो तो कोई व्यक्ति ही जो है किसी महिला को जो है दिन के समय में, ठीक है, उजाले में जो है गिरफ्तार कर सकता है, अन्यथा जो है उसके लिए पुलिस लेडी ही उसको गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी महिला को सूर्य डूब जाने सन के छिप जाने के बाद जो है और सन के उगने से पहले, ठीक है, गिरफ्तार नहीं की जाएगी, सेक्शन 46 क्लॉज 4, ये 2005 अमेंडमेंट में इसको जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखना। और ऐसा किया जा सकता है, प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास का, ठीक है। सेक्शन 50 प्रोवाइड द एवरी पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट, उनको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है, शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड, तो उसको जो है उसके ग्राउंड अरेस्ट के ग्राउंड को बताया जाएगा, ठीक है। अरेस्ट इज मेड FIR बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, नॉन compliance with the of these provisions small renders arrest the detention the person concerned illegal and enable the person arrested move the habeas corpus, यानी कि ये जो है बस इतना याद रखना कि यहाँ पे जो है सेक्शन 450 जो हैबियस कॉर्पस से रिलेटेड जो है बात करता है। 53 की बात करते हैं, एग्जामिनेशन एक्यूज्ड के बारे में, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है पुलिस ऑफिसर भी रिक्वेस्ट पे कर सकता है, एक रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए जो बिलीव ऑफ एग्जामिनेशन है, ठीक है, ऑफ हिज पर्सन विल अफोर्ड द एविडेंस दैट कमीशन ऑफ द ऑफेंस, ठीक है। 53 इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन, अगर कोई रेप्ड एक्यूज्ड ऑफ रेप की मेडिकल प्रैक्टिशनर के बारे में बता रहा है तो पुलिस ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे जो है वो क्या कर सकता है, उसका एग्जामिनेशन कर सकता है। व्हेन एनी पर्सन इज अरेस्टेड, ठीक है, तो कह रहे कि शैल बी एग्जामाइंड बाय द मेडिकल ऑफिसर, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो है इन द सर्विस ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 54 बताता है। सेक्शन 54A मजिस्ट्रेट में डायरेक्टेड द पर्सन सो अरेस्टेड टू सब्जेक्ट हिमसेल्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी पर्सन, तो इसके लिए जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है सेक्शन
सेक्शन जो है 57 बताता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे, अगर कोई पर्सन है लॉफुल कस्टडी से भाग गया है, स्केप कर गया है, तो जो है जिस पुलिस जिसके अंतर्गत जो भागा है वो, ठीक है, जिसके क्षेत्र से, तो उसके पास ये पावर है कि भारत की किसी भी जगह से उसको गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 60 बताता है एवरी समन इशूड बाय द कोर्ट, हर एक समन जो कोर्ट से इशूड किया जाता है वो राइटिंग होना चाहिए, डुप्लीकेट साइन प्रेसाइडिंग ऑफिसर का होना चाहिए, ठीक है, और सील वगैरह जो है कोर्ट का लगाना चाहिए। सेक्शन 61 बताता है समन मे बी सर्विस्ड समन मे बी सर्व्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, ठीक है, या किसी कोर्ट के ऑफिसर के द्वारा या किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा। सेक्शन 62 में बताया गया है सर्विस ऑफ समन कह रहा है कि कॉर्पोरेट बॉडीज का या सोसाइटी का, ठीक है, दिया जाएगा कि उसके सेक्रेटरी को दे सकता है, लोकल मैनेजर को, प्रिंसिपल ऑफिसर को, कॉर्पोरेट बाई लेटर हो सकता है, पोस्टल एड्रेस के द्वारा हो सकता है, द चीफ ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन इन इंडिया के नाम से। सेक्शन 63 where the person summoned can't be exercised due to the delegation, we found the summon may be served given to the some adult male member of the family। तो ये याद रखना कि समन किसको दिया जाएगा, तो एडल्ट मेन मेंबर ऑफ द फैमिली को। सेक्शन 64 सर्वेंट इज नॉट मेंबर ऑफ फैमिली, इंपॉर्टेंट है सेक्शन 64 के अंतर्गत, ठीक है। वेयर समन कांट बी सर्व्ड प्रोवाइडेड 62 के तहत या 64 के तहत, ठीक है। तो कह रहे कि ये फिक्स द समन डुप्लीकेट, ठीक है, उसके घर के ऊपर जो है, घर के किसी भी ठीक ठाक एरिया में जहाँ वो दिखाई दे लोगों को, वहाँ पे जो वो क्या करेगा, चस्पा कर देगा। सेक्शन 65 बताता है, ठीक है। when the person whom the summon is due to be served active service government, the summon shall be sent head of the office। every warrant of arrest issued by the court shall be writing होना चाहिए, signed of the presiding officer होना चाहिए। ये चीज़ें 70 में दे के रखा है वारंट के बारे में। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं द पुलिस ऑफिसर और द पर्सन एग्जीक्यूटिंग वारंट अरेस्ट शैल बी नोटिफाई द, तो नोटिफाई करेगा अरेस्टेड पर्सन को, एंड शैल शो देम द वारंट, ठीक है, तो वो वारंट को शो करेगा 75 में। 77 वारंट अरेस्ट में बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस ऑफ इंडिया, तो इसको एग्जीक्यूट किसी भी प्लेस, इंडिया के किसी भी प्लेस से किया जा सकता है। अ पर्सन हु अवॉइडिंग एग्जीक्यूटिंग वारंट मे बी प्रोक्लेम्ड एब्सकॉन्डेड अंडर सेक्शन 82, ये भगौड़े अपराधी के बारे में जो है वारंट के बारे में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। A proclamation under section 82(1) requiring a person appear must be published 30 days time to the person appear to specify place of the specified time, तो 30 दिन का ये दिया जाता है टाइम पीरियड। इन ऑर्डर टू कंपेल अपीयरेंस, अगर कोई व्यक्ति जो है कंपेल करता है आने में, पर्सन हूँ एक स्पॉन्डिंग, अगर वो भगोड़ा हुआ है, तो फिर उसके लिए स्पाइट ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट जारी होता है। फिर प्रॉपर्टी उसकी अटैच की जाती है। फिर उसके बाद जो है प्रोक्लेमेशन होता है 82 के तहत। फिर जैसा होगा, ठीक है, एनी पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी इफ अबाउट टू रिमूव द होल और एनी पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ये सेक्शन 83 बता रहा है कि अगर लोकल जुरिडिक्शन में होगा तो ऐसा किया जाएगा। अटैचमेंट ऑफ लैंड अप्लाइंग रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द पर्सन एब्सकॉन्डिंग शैल बी मेड थ्रू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट वेयर लैंड इज सिचुएटेड, ये सेक्शन 84 बता रहा है। तो अभी हम जो है यहाँ तक रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में जो है 101 से लेकर के आगे तक देखेंगे। थैंक यू सो मच।